उधम सिंह का जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक गृहिणी थी, जो अपने दोनों बच्चों उधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल भी किया करती थी। परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया शीघ्र ही हट गया था। उनके पिताजी की मृत्यु 1901 में और पिता की मृत्यु के 6 वर्ष बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद परिस्थिति में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए इस अनाथालय में उनको शरण लेनी पड़ी थी। परंतु दुर्भाग्यवश उधम सिंह के भाई का भी साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा। उनकी भाई की मृत्यु 1917 में ही हो गई थी। अब उधम सिंह पंजाब में तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले रह गए थे। उधम सिंह हो रही इन सभी गतिविधियों से अच्छी तरह से रूबरू थे। उधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1919 में खालसा अनाथालय को छोड़ दिया। उधम सिंह जी की विचारधारा। शहीद भगत सिंह द्वारा किए गए अपने देश के प्रति क्रांतिकारी कार्य और उनके समूहों से उधम सिंह बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 में जब उधम सिंह कश्मीर में थे तब उनको शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उस दौरान उधम सिंह जी को शहीद भगत सिंह जी का सहयोगी मान लिया गया और इसके साथ ही शहीद भगत सिंह का शिष्य उधम सिंह को भी मान लिया गया था। उधम सिंह जी को देशभक्ति गीत बहुत ही पसंद थे, वह उनको हमेशा सुना करते थे। उस समय के महान क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखे गए गीतों को सुनने के वे बहुत शौकीन थे। उधम सिंह जी की कहानी। जलियांवाले बाग में अकारण निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मरे थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी शामिल थे। इस दिल दहला देने वाली घटना को उधम सिंह ने अपने आंखों से देख लिया था, जिससे उनको बहुत ही गहरा दुख हुआ था और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि यह सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ है, उसको उसके किए की सजा जरूर देकर रहेंगे। ऐसा उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया। उधम सिंह ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से उन्होंने अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला और वे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका, नैरोबी जैसे बड़े देशों में अपनी यात्राएं की। उधम सिंह जी भगत सिंह जी के और राहों पर चलने लगे थे। 1913 में गदर पार्टी का निर्माण किया गया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति भड़काने के लिए किया गया था। 1924 में उधम सिंह जी ने इस पार्टी से जुड़ने का निश्चय कर लिया और वे इससे जुड़ भी गए। भगत सिंह जी ने उधम सिंह जी को 1927 में वापस अपने देश आने का आदेश दिया। उधम सिंह वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी, रिवाल्वर और गोला बारूद जी लेकर आए थे। परंतु इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अगले 4 साल जेल में ही व्यतीत किए, सिर्फ यही सोचकर कि वह बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कश्मीर गए। फिर कश्मीर से वे भागकर जर्मनी चले गए। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करना शुरू कर दिया। भारत का यही वीर पुरुष जलियांवाले बाग के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कास्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही वह बैठक का वक्त समीप आया, वैसे ही उधम सिंह ने आगे बढ़कर जनरल डायर को मारने के लिए 2 शॉट दाग दिए, जिससे जनरल डायर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए इस दिन का इंतजार किया ताकि पूरी दुनिया जनरल डायर द्वारा किए गए जघन्य अपराध की सजा पूरी दुनिया देख सके।
उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया और उसी जगह पर वह शांत खड़े रहे। उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वो करके दिखाया जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे। ऐसे ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया है। उधम सिंह की अमूल्य शहादत। जनरल डायर की मृत्यु का दोषी 4 जून 1940 को उधम सिंह को घोषित कर दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन के कैंटोनविले जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष को उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंप दिया गया था। उधम सिंह जी की अस्थियों को सम्मानपूर्ण भारत वापस लाया गया और उनके गांव में उनकी समाधि को बनाया गया। इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। जिस दिन उधम सिंह जी को फांसी दी गई थी, उसी दिन से भारत में क्रांतिकारियों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति और भी बढ़ गया था। इनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था। उधम सिंह का किस्सा जालियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। उधम सिंह के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार फिर से देश की सबसे दुखद घटना जालियांवाला बाग कांड के बारे में जान लेना जरूरी है। उधम सिंह का ये किस्सा इसी नरसंहार वाले जालियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास के पन्ने पर इसी कांड के नाम से चर्चित है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बगीचे में ये दर्दनाक घटना घटी थी। दरअसल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे। इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसी कानून के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। जालियांवाला बाग में शवों का ढेर लग गया। यहाँ शांतिपूर्वक भाषण चल रहा था जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां दाखिल हो गए और निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया और 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां मार दी और 18 मिनट तक गोलियां मार दी। उसमें 3000 लोगों मार गिराया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, सामने अपनों की लाशें बिछने लगी। लोग डरकर और घबरा कर वहां से भागने लगे। कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कई लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और ऐसे में कुएं के अंदर भी लोगों का ढेर लगने लगा। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से मिले थे। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। तब वो 14 साल के थे। बचपन में ही हो गए थे अनाथ। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था, जिनका असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे। तब महज 7 साल के थे उधम सिंह जब सिर से माँ बाप का सारा छिन गया, जिसके बाद उन्हें उनके भाई के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया। वहीं शेर सिंह को लोग उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। उधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे थे। अनाथालय से निकलने के बाद इसी साल जालियांवाला बाग का नरसंहार देखा। डाय के इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वह आक्रोश में धधक रहे थे। कहते हैं कि उधम सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को सबक सिखाने की शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब डायर की मौत की नींद सुलाना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। डायर का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी को 21 साल लगे। देश के इस नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया। साल 1920 में वे अफ्रीका पहुंचे। वर्ष 1921 में नैरोबी के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा।
हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वह अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। वह यहां पहुंचकर अमेरिका में सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए और फिर क्रांतिकारियों से मजबूत बनाते चले गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि कई देशों की यात्राएं करके क्रांतिकारियों को जोड़ा। साल 1927 में वह वापस भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ महीने बाद ही वह अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्हें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की सजा हो गई। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई और अब उधम सिंह की निगाह माइकल फ्रांसिस ओडवायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए। पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थीं और उन्हें हर दिन हाजिरी देने के नाम पर काफी प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी वजह से वह अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच गए और 1934 में वह इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए भी थे। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल डायर को मारने की तैयारियां करने लगे। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओ डायर भी आमंत्रित है। यहीं उधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। कहते हैं जैसे ही डायर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल ओ डायर का सीना छलनी करने के बाद उधम सिंह के सीने में 21 साल से धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। उधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन रह गया था। इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद-ए-आजम की उपाधि दी गई।